एमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे एमिशन होता क्या चीज है। तो emission are substance released into the air and are measured by their concentration or parts per million in the atmosphere। तो बेसिकली जो है एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंस जो है इमिट होता है, रिलीज होता है, ठीक है, और वो एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है, एयर के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है और उसके पर जो है मिलियन के हिसाब से क्या पार्ट्स उसमें जो है रिलीज हुआ है, सब्सटेंस जो है उसको हम बोलते हैं एमिशन। तो बेसिकली जो है एमिशन एटमॉस्फेयर के एयर में जाकर के मिक्स होने वाले अलग अलग पार्टिकल्स के उसके कॉन्सेंट्रेशन है, जो जनरली जो है पर मिलियन के हिसाब से जो है उसको कंसिडर किया जाता है। द मेन ग्रीन हाउस गैसेस आर, जो भी इमिट्स होते हैं, एमिशंस होते हैं, उसमें जनरली जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसको बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और H जो है, एक जो है CFC गैस भी इसमें इंक्लूड करना था जो रह गया, पर फ्लोरोकार्बन्स, और जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसके साथ में HFC के साथ में CFC भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जनरली जो है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, CFC, PFC, इन तीनों को याद रखना है। HFC, CFC, PFC, ये सब जो है बेसिकली फ्लोरोकार्बन्स के जो है, जो कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन में ही आता है। उसके अलावा सल्फर जो हेक्साफ्लोराइड है, CF6 बोला जाता है। ये सब मिलाकर के आपके ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। तो इन ग्रीन हाउसेस गैसेस में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कार्बन डाइऑक्साइड और कई बार जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है व्हीकल्स के थ्रू जो है इमिट होता है। हमारे इंडिया में जो है उन व्हीकल्स के इन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, वही आज का जो क्लास के बारे में है, क्लास में जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है। बात करते हैं, दिस ग्रोथ हैज सीन इंडिया बिकम the growth has seen India become the world's third largest emitter of greenhouse gases after China and US in 2021। बेसिकली जो है एक बोल सकते हो कि एमिशन जो है धीरे धीरे हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ में एक तरह से कांस्टेंट तौर पे जो है ये बढ़ रहा है। इसीलिए जो है 2021 का डेटा ये कहता है कि यूएस और चाइना के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के मामले में जो है भारत तीसरे नंबर पे है, और ये थर्ड लार्जेस्ट जो है इमिटर बन चुका है ग्रीन हाउस गैस के मामले में। इट इमिटेड 3.9 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, अकाउंटिंग फॉर रफली 7% ऑफ द ग्लोबल टोटल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो है लगभग 7% जो है ग्लोबल जो टोटल है उसके हिसाब से 3.9 बिलियन मीट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इमिशन भारत के द्वारा हुआ है 2021 के डेटा के हिसाब से। नेवरदलेस इंडिया पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब कि प्रति व्यक्ति जो ग्रीन हाउस का इमिशन होता है, आर वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज एट जस्ट 2.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो यहां पर जो है ग्लोबल जो एवरेज है पर कैपिटा ग्रीन हाउस इमिशन का, वो कितना है, 2.8 टन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो। बाई कंपैरिजन पर कैपिटा इमिशन इन चाइना, यूएस स्टूड एट 9.6 एंड 17.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। तो आप कह सकते हो कि 17.6 टन यूएस का है और 9.6 टन जो है चाइना का है, और भारत का कितना है, 2.8 टन है। तो आप देख सकते हो कि ये थर्ड लार्जेस्ट जो है इस कैटेगरी में भी है, अगर हम बात करें इसके पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में। यूएस फर्स्ट में है, चाइना सेकंड में है, और थर्ड में जो है इंडिया है। तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखना है कि भारत का जो पर कैपिटा जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो है थर्ड रैंक में, और ग्रीन हाउस का टोटल ग्रीन हाउस का जो इमिटर के मामले में भी भारत जो है तीसरे रैंक में है, यूएस और चाइना के बाद में। तो यही चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है, भारत की स्थिति क्या है, तीसरे रैंक पे है, थर्ड पोजीशन पे है यूएस और चाइना के बाद में।
और आप देख सकते हो यूएस जो है सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस इमिशन के मामले में, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस है इमिशन, उसमें 17.6 टन है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, स्पेशली ग्रीन हाउसेस में। इसके अलावा जो है 9.6 है, 6 टन है चाइना का, और 2.8 टन है भारत का। तो ये थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। इससे एक चीज समझ में आता है कि दुनिया भर में भारत की स्थिति जो है इमिशन के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली जो है यहाँ के पॉपुलेशन को देखते हुए देखोगे तो यूएस और यूएस से जो है थोड़ा सा बेहतर मान सकते हो, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। ये जो एमिशन है इसमें से वैक्यूलर जो एमिशन है वो क्या है, वाहनों से जो इमिट होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें क्या है भारत की स्थिति क्या है, या फिर जो वैक्यूलर एमिशन है वो होता क्या है। तो पहले तो वैक्यूलर एमिशन का मतलब यह है कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर दे आर डायरेक्ट टेल पाइप एमिशन formed by a fuel combustion in conventional vehicles or whether they are indirect byproduct of gaseous reaction in atmosphere। तो बेसिकली जो है आप ये कह सकते हो कि जो जितने भी ऑयल्स वगैरह की कंबस्टन की वजह से जो हमारे यहाँ का जो कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली कंबस्टन इंजन होता है। ये जो है फ्यूल को एज ए फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल को लेता है, कंबस्टन होता है इंजन में, जिसकी वजह से जो है क्या होता है आपका इमिशन होता है बहुत सारे गैसेस का, जिसमें मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इमिट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि वैक्यूलर इमिशन वो इमिशन है जो व्हीकल्स के थ्रू जो है उनके जो कंबस्टन होता है उसकी वजह से जो है इमिट होता है या इमिशन होता है गैसेस का, उसको हम वैक्यूलर इमिशन बोल सकते हैं। इसके अलावा उनमें जो धुएं निकलते हैं, और धुआं जो कि एक बाई प्रोडक्ट है उसका जो कंबस्टन हुआ है उसकी वजह से, और वो जब एटमॉस्फेयर में जाकर के गैसियस रिएक्शन करता है तो वो भी आपके वैक्यूलर इमिशन के अंडर में ही आता है। तो दो तरह से वैक्यूलर इमिशन तो यहाँ पे हो रहा है, वो डायरेक्टली जो है टेल पाइप इमिशन होता है जिसको कंबस्टन की वजह से होता है, और दूसरा जो है बाई प्रोडक्ट में जो गैसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपके किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। टेल पाइप इमिशन इमिशन का बेसिकली मतलब यह है जो तेल होता है ना, ऑयल जो होता है, ऑयल जो इंजन में जलता है और उसकी वजह से जो इमिशन इमिशन होता है उसको हम टेल पाइप इमिशन कहते हैं, जो कि सीधे फ्यूल की वजह से हो रहा है, गैसोलीन की वजह से हो रहा है। हाँ, एग्जॉस्ट पाइप उसको बोल सकते हो, जो उसके कंबस्टन की वजह से जो गैस वहां पे रिलीज हो रहा है, इमिशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं। तो एक तरह का टेल पाइप का मतलब एग्जॉस्ट पाइप ही होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिशन फ्रॉम टिपिकल पैसेंजर व्हीकल्स। तो एक डेटा जो दिया गया है उसके हिसाब से आप ये देख सकते हो कि 4.6 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एक जो टिपिकल पैसेंजर होता है वो इमिट करता है 4.6 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एक साल में। हालांकि ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, कितना वो व्हीकल जो है ड्राइव हो रहा है, कितना क्या रोड है, किस तरह का वहां का एनवायरमेंट है, किस तरह के फ्यूल उसने कंज्यूम किया है, उसको दिया गया है, या जो भी इस तरह की चीजें हैं वो सब वेरी करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है 4.6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एक टिपिकल पैसेंजर व्हीकल जो है इमिट करता है। दिस नंबर कैन वेरी, वही बात है, ये अलग अलग फ्यूल इकोनॉमी पे, अलग अलग नंबर ऑफ किलोमीटर ड्रिवन पर ईयर, ये सब चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज ये डेटा है। हाउ मच टेल पाइप कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रिएटेड फ्रॉम बर्निंग ऑन 1 गैलन ऑफ फ्यूल। तो 1 गैलन जो फ्यूल है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 8887। आप चाहो तो इसको 888 करके याद रख सकते हो, है ना। इतना गैलन जो गैसोलीन है, स्पेशली पेट्रोल वाला, तो पर गैलन में जो है, जैसा कि 1 गैलन का मैंने बताया था 3.7 जो लीटर है वो होता है, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.7 लीटर। दूसरा, अगर हम गैसोलीन में अगर हम 1 गैलन में डीजल की अगर हम बात करें तो ये 10,180 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर गैलन के हिसाब से ये एमिट करती है। तो ये तीन डेटा जो है आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक टिपिकल पैसेंजर कितना मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एमिट कर रहा है, 4.6 मीट्रिक टन, और हर एक जो गैलन होता है उसमें कितना इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये दो डेटा आपको याद रखना है पेट्रोल के मामले में और डीजल के मामले में। हाउ मच टेल पाइप कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम ड्राइविंग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना, तो 240 ग्राम जो है
हालांकि देखो ये डेटा जो है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था माइल के हिसाब से, तो उसको किलोमीटर के हिसाब से 240 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2021 का डेटा है। अभी ये इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन लेटेस्ट डेटा कहीं पे है नहीं अभी, तो अभी फिलहाल के लिए यही है, 2021 वाला ही डेटा है ये। 240 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर जो पैसेंजर व्हीकल है एवरेज तौर पे जो है रिलीज करता है, एमिट करता है। व्हाट इज द एवरेज एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऑफ अ टिपिकल पैसेंजर व्हीकल? अगर हम एनुअल की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया 4.6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एमिट करता है। तो ये बेसिक जो है वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इमिशन के स्टैंडर्ड सेट करना क्यों जरूरी है और क्या खतरे हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जिस हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा वो आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जो एक सेट लिमिट किया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर और बढ़ जाता है टेम्परेचर पूरी दुनिया का, तो दुनिया बहुत खतरे में आ जाएगी। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ना मतलब दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे हो सकता है। तो आगे चल करके ये कभी भी हो सकता है। कई साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले 10 सालों में अगर जिस हिसाब से इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, 10 सालों में ही ये जो एक थ्रेशोल्ड है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का पूरे दुनिया का टेम्परेचर, वो हो सकता है कि इतना बढ़ जाए आने वाले 10 सालों में। तो एक तरह का बहुत बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग जो है आगे चल करके, है ना। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर देशों ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करने का एक टारगेट रखा है। जैसे भारत ने 2050 तक जो है जीरो नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को टारगेट रखा है। तो हर देशों ने इस तरह से एक टारगेट है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे भारत पूरी दुनिया का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है यार, तो जो मैंने डेटा बताया है वो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें हैं कि पर ईयर कितना होता है, पर किलोमीटर में कितना रिलीज होता है, ये सब चीज तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ जा सकता है ना। तो वो डेटा ही बस आपको याद रखना है। बाकी जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, कई बार क्या है ना दिमाग में ये चीजें रह जाती है, तो वहां से डेटा आप आसानी से याद रख सकते हो। तो डेटा जो बता रहा हूँ वही चीज आपको याद रखना है। बेसिकली जो है एमिशन स्टैंडर्ड में सिर्फ डेटा का ही ज्यादातर पे काम है। यहाँ पे थ्योरी कुछ पूछने लायक है नहीं, ज्यादातर चीजें जो है एमिशन कितना हुआ है, क्या एमिशन का लिमिटेशन रखा गया है, भारत स्टेज के बारे में अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो जनरली जो है भारत स्टेज वाले सेक्शन से ही क्वेश्चन बनता है इसमें से। चलो व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका एक हिस्ट्री रहा है अपने आप में, मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूं। एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो एमिशन स्टैंडर्ड्स आर legal requirements governing air pollutants released into the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो भी एयर पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है उसको जो है एक तरह का गवर्न करने का या उसको एक तरह से लिमिट करने के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड कहलाता है। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो एक तरह का मतलब कानूनी आवश्यकता है ताकि उस पॉल्यूटेंट को एयर पॉल्यूटेंट को उस एटमॉस्फेयर में जो रिलीज हो रहा है उसका एक मैक्सिमम लिमिट तय किया जा सके, और उससे अधिक होगा तो उसके लिए लीगल कानून बनाए गए हैं। मतलब लीगली बहुत सारे उसमें पॉलिसीज बनाए गए हैं, ठीक है। इमिशन स्टैंडर्ड सेट क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑन द परमिसिबल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एयर पॉल्यूटेंट। देख रहे हो आप, ये बोल रहा है इमिशन स्टैंडर्ड ये सेट करता है, एक क्वांटिटेटिव लिमिट सेट करता है ऑन द परमिसिबल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट। एक जो जो प्रदूषक है या जो एयर पॉल्यूटेंट है उसके लिए एक स्पेसिफिक परमिसिबल अमाउंट जो है वो तय करता है, और ये किस बेसिस पे होता है, ये सेट होता है क्वांटिटेटिव लिमिट से, ठीक है। दैट मे बी रिलीज्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक सोर्सेस ओवर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक टाइम ड्यूरेशन में एक स्पेसिफिक सोर्स के द्वारा जो भी एयर पॉल्यूटेंट इमिट किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, उसके लिए ये जो इमिशन स्टैंडर्ड है एक क्वांटिटेटिव लिमिट सेट कर रहा है ताकि वो एक परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा ना हो। दे आर जनरली डिजाइन टू अचीव एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जनरली ये क्यों डिजाइन किया जा रहा है, ताकि हम एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट कर सके और हम ह्यूमन लाइफ को जो है प्रोटेक्ट कर सके, जो कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, लंग्स इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल एमिशन। हर अलग अलग जो देश है वो अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को जो है अपनाते हैं। अगर हम बात करें इसका लीगल जो एक रिक्वायरमेंट हुई है वो कहाँ से शुरू हुआ, या यूरोपियन इमिशन स्टैंडर्ड क्या है जहां से सब चीज बेस्ड है हमारे यहाँ के भारत स्टेज। तो अगर हम बात करें यूरोपियन इमिशन स्टैंडर्ड्स की,
तो ये जो है आपका एक टॉक्सिक इमिशन का स्टेज और लीगल फ्रेमवर्क है, जो कि ये बताता है कि जो भी घातक इमिशन हो रहा है उसको किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क में जो है उसको ढाला जा सके। द स्टेजेस आर टिपिकली रिफर्ड यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, इस तरह से यूरो 6 जो है जनरली यहाँ पे यूरो 7 तक अब पहुंच चुका है ये। तो खैर हमारे केस में जो है कई बार पूछ देता है कि कौन से यूरो के जो वो है स्टैंडर्ड से उसको फॉलो करता है, कौन सा भारत स्टेज। तो इसको जो है उस लिस्ट के थ्रू आप समझ सकते हो, जो लिस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यूरो 1 1992 में आया था। हालांकि इसी पे बेस्ड भारत में भी डीजल और पेट्रोल को लेकर के कुछ नियम लाए गए थे उस टाइम में, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हुआ था। और फाइनली जाके भारत स्टेज फर्स्ट जो है 2000 में आया था। लेकिन जब यूरो 1 आया था तो उसका असर भारत के भी जो है इमिशन स्टैंडर्ड्स पे पड़े थे और कुछ कोशिश की गई थी। उस टाइम में आप लोगों ने अभी भी नाम सुना होगा अनलीडेड पेट्रोल करके, है ना। अनलीडेड पेट्रोल जो है इसी टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 के टाइम में ही, जब यूरो 1 आया था। लेकिन वो किसी भारत स्टेज के अंडर में नहीं लाया गया था, वो ऐसे ही जो है इससे इंस्पायर्ड एक वो था, समझो पॉलिसी था पेट्रोल डीजल को लेकर के। खैर यूरो 2 आया 1996 में, यूरो 3 2000 में आया, यूरो 4 2005 में, और यूरो 5 2009 में, यूरो 6 जो है 2014 में अभी जो है चल रहा है। अब प्रोबेबली जो है 2025 तक यूरो 7 जो है कंप्लीटली जो है यूरोप के नेशन में या यूरोपीय यूरोपीय यूनियन में जो है लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक यूरो 6 तक चल रहा है। यूरो 7 2025 में प्रोबेबली जो है इसके चांसेस हैं एप्लीकेबल होने का। अब आप बोलोगे क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, तो बेसिकली पूछा जा सकता है कि बताइए यूरो 1 कब आया था, यूरो 2 कब आया था, यूरो 3 कब आया था, यूरो 1 पे बेस्ड जो है हमारे भारत स्टेज कौन सा है। ऐसे करके तमाम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियरली याद हो यूरो 1 से लेकर यूरो 6, इवन यूरो 7 को भी याद रखना है ना, कब हो सकता है। और ये किस हमारे भारत में जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ा है भारत स्टेज में। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, तो बेसिकली जिस तरह से एक इमिशन का स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है, भारत स्टेज उसी को एक लीगलाइज्ड तौर पे जो है एक फ्रेमवर्क देता है। सो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, जिसको हम BSES के नाम से जानते हैं, आर इमिशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे कि ये रेगुलेट करता है जो भी एयर पॉल्यूटेंट का आउटपुट है उसको, फ्रॉम कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स एंड स्पार्क इग्निशन इंजन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स। तो मतलब जो भी स्पार्किंग इंजन है, इग्निशन के थ्रू जो इमिशन हो रहा है, और जो कंबस्शन के थ्रू जो इमिशन हो रहा है स्पेशली मोटर व्हीकल्स में, उन सब चीजों का जो एयर पॉल्यूटेंट का जो जो भी वैल्यू है या जो क्वांटिटेटिव जो लिमिट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है कौन, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड सेट किया गया था लेकिन उसको रेगुलेट नहीं किया गया था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड को सेट करने के साथ साथ उसके रेगुलेशन के लिए जो है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड लाया गया। ठीक है, द स्टैंडर्ड्स एंड द टाइमलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आर सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम CPCB के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है स्टैंडर्ड को और उसके टाइमलाइन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है सेट करता है। तो बेसिकली ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है पॉलिसीज को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जिसको हम CPCB के नाम से जानते हैं। ये जो बोर्ड है वो किसके अंदर में काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। अब आपसे बेसिक क्वेश्चन यहां से एक चीज बन सकता है कि बताइए जो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है, एक बोर्ड की जिम्मेदारी है। बोर्ड का नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB याद रख लेना, है ना। बाई चांस आपसे क्वेश्चन CPCB किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है। करते हैं, भारत एक जो है इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में। एक बार बताएंगे यार, वॉइस आ रही सबको, आवाज आ रही क्लियर, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है।
ब्रेक हो रहा है आवाज? अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या, कि अभी आ रही है आवाज ठीक से? चलो अभी आ रहा है ना? ठीक है। तो चलो, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड इसको इंट्रोड्यूस किया गया ईयर 2000 में, ठीक है, टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम इंजन एमिशन। तो ये बेसिकली जो है इंजन से जो एमिशन हो रहा है उसको जो है एक तरह से बोलना चाहिए मॉनिटर करने के लिए ये जो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड इसको इंट्रोड्यूस किया गया ईयर ऑफ 2000 में। ठीक है। इसका जो है अभी तक 6 स्टेजेस जो है हो चुका है, और ये 6 जो स्टेज है वो अभी करेंटली लागू है पूरे भारत में। ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन के साथ में इसको 2020 तक कंप्लीटली पूरे नेशन वाइड जो है इसको एप्लीकेबल बना दिया है। ये ज्यादातर भारत स्टेजेस जो है यूरोपियन नॉर्म्स पे जो है बेस्ड है, जिसको हम यूरो 1 यूरो 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी सीरीज में इसको जाना जाता है। एक फैक्ट याद रखना है, द नंबर अपियरिंग बिफोर BS इंडिकेट्स हाउ मच पॉल्यूशन द व्हीकल एमिट्स। बेसिकली जो है अक्सर मतलब कि व्हीकल्स वगैरह में BS के पहले एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर इंडिकेट करता है कि क्या जो है उसका लिमिटेशन है एमिशन का। तो बेसिकली जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना ही कम जो है वो इमिशन या एमिट करता है पॉल्यूटेंट को। ठीक है। तो हायर नंबर द लेस पॉल्यूशन द व्हीकल विल एमिट। जितना हायर नंबर रहेगा उतना ही कम जो है वो पॉल्यूशन को जो है एमिट करेगा या पॉल्यूटेंट को जो है एमिट करेगा व्हीकल्स। जैसे कि BS6 हैज बीन केप्ट एज मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अ व्हीकल दैट एमिट्स द लिस्ट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट। अब ये बेसिक चीज है जो आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है। जितना ज्यादा नंबर उतना ही कम पॉल्यूशन, या उसका जो पॉल्यूशन का इमिशन है वो उससे कम होगा। चलो, हालांकि ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से इसको बता दे रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो आपके काम आएगा समझने के लिए। द फर्स्ट एमिशन नॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991 फॉर पेट्रोलियम डिस्टिलेट एंड 1992 फॉर डिजिटल व्हीकल्स। देखो, यूरो जब 1 आया था उसी टाइम में जो है उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होके भारत में उस टाइम में पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ रूल्स लाए गए थे, कुछ नॉर्म्स लाए गए थे। और 1992 में जो है डीजल व्हीकल से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स लाए गए थे। उतने कारगर नहीं थे, इसीलिए बाद में जाकर के भारत स्टेज लाना पड़ा। इसके बीच में बहुत सारे वो सब चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। सीधा हम बढ़ते हैं 29 अप्रैल 1999, 29 अप्रैल 1999, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट all vehicles in India have to meet Euro 1 or India 2000 norms by 1st June 1999 and will be imperative in NCR by 1st April 2000। तो इसको एक चीज को ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि भारत में व्हीकल्स को लेकर के कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, और वो बेसिकली यूरो 1 और यूरो 1 से जो है इंस्पायर्ड होना चाहिए। ये 1999 में बोला गया था। तो वहीं से जो है इंडिया 2000 नॉर्म्स को जो है लाया गया 1999 में, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और 1 अप्रैल 2000 को इसको एनसीआर में जो है वहां पे इंप्लीमेंट किया गया। तो ये बहुत पुरानी बात है, समझो एक तरह से देखा जाए तो। अभी के केस में बहुत पुरानी तो नहीं बोल सकते, लेकिन यूरो 1 के हिसाब से थोड़ा सा बाद में जो है ये लेट स्टार्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के हिसाब से इसको लाया गया था। In 2002, the Indian government accepted the report submitted by मसलकर रिपोर्ट कहा जाता है। तो मसलकर की जो वो थी रिपोर्ट थी, कमिटी थी, उसके हिसाब से एक रिपोर्ट सबमिट किया गया, जिसमें उन्होंने जो है एक तरह से बोलना चाहिए एनालिसिस किया था 2000 के जो नॉर्म्स है उसको, और 2002 में उसको रिपोर्ट को सबमिट किया गया। बाद में जो है द कमिटी प्रपोज्ड अ रोड मैप फॉर द रोल आउट ऑफ यूरो बेस्ड एमिशन नॉर्म्स फॉर इंडिया। जनरली जो है ये जो कमिटी है इसने प्रपोज किया था एक नया रोड मैप बनाने के लिए, जो कि यूरो के बेस्ड जो एमिशन है उस नॉर्म्स को इंडिया में भी अच्छे तरीके से एप्लीकेबल बनाया जा सके। ठीक है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ये खास तौर पे आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत जरूरी चीज है कि भारत में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी कौन से कमिटी के तहत लाया गया या किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया। तो याद रखना है, मसलकर जो कमिटी है उसी के आधार पे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया गया। ठीक है। कब लाया गया? 2003 में लाया गया, जब नॉर्म्स जो चल रहा था भारत स्टेज 2 उस टाइम की बात है।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी किस भारत स्टेज के तहत लाया गया था। तो भारत स्टेज सेकंड जब चला उसी टाइम में लाया गया था, और कब लाया गया बोलेगा तो 2003 में। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन एग्जाम की बात अगर हम करें तो इन डेटास को आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, सिंस अक्टूबर 2010 भारत स्टेज 3 नॉर्म्स हैव बीन इन्फोर्स्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो है नेशन वाइड जो है 2010 में जो है इसको एप्लीकेबल किया गया था, जो कि BS3 के नॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इन 13 मेजर सिटीज एंड NCR भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स हैव बीन प्लेस सिंस अप्रैल 2010। बाद में 2010 अक्टूबर 2010 के पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 2010 में मतलब भारत स्टेज 4 को, लेकिन ये पूरे देश में जो है एप्लीकेबल हुआ 2017 को। ठीक है, ये भारत स्टेज 4 की बात है। हम लोग सीक्वेंस में इसको देख रहे हैं ना, अभी अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे, बस मैं इसको बता दूं कि क्या प्रोग्रेस इसमें हुआ है। 2016 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द कंट्री वुड स्किप द BS5 नॉर्म्स ऑल टुगेदर एंड अडॉप्ट BS6 नॉर्म्स बाय 2020। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे सीधा स्किप किया गया 4 से सीधा स्किप किया गया 5 को, और जम किया गया BS6 में, जो कि 2020 तक जो है नेशन वाइज जो है इसको लागू कर दिया गया। In its recent judgment, the Supreme Court has banned the sale and registration of motor vehicles conforming to the emission standard Bharat Stage 4 in the entire country from April 2020। तो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी व्हीकल्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन को अब बैन कर दिया है भारत स्टेज 4 के हिसाब से जो इमिशन पे लागू है। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जो ऑलरेडी सड़कों पे है उसको कंप्लीटली बैन नहीं किया है, लेकिन अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसको बैन कर दिया ताकि रोड में ये ना रहे। ठीक है, BS3 2005 से 10 तक था, बिल्कुल यार वो 2010 तक था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2010 से जो है बेसिकली 2010 में जाकर के उसको नेशन वाइड जो है उसको एप्लीकेबल बनाया गया। 2005 से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था अलग अलग शहरों में। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि BS जो भारत स्टेज 1 है, जिसको इंडिया 2000 के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी है आपसे कि पूछा जा सकता है कि BS स्टेज को और किस नाम से जाना जाता था इनिशियली। तो इनिशियली इसको इंडिया 2000 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में इसको भारत स्टेज 1 नाम दिया गया। ये रेफरेंस लिया गया यूरो 1 का, 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सीधा सीधा नेशन वाइड इसको जो है लागू किया गया था हर एक रीजन में। भारत स्टेज 2 जो है यूरो 2 पे रेफरेंस पे बेस्ड है, और ये 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेशली NCR में पहली बार। देन उसके बाद में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में 2003 में NCR को मिला करके 14 सिटीज इसमें हो जाते हैं, 13 और सिटी को इसमें शामिल किया गया था। तो टोटल जो है 14 सिटीज में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है 2005 तक भारत स्टेज जो 2 है उसको नेशन वाइड जो है इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में अप्रैल 2005 में जो है इसको भारत स्टेज 3 को जो है लागू किया गया, स्पेशली NCR और बाकी 13 सिटीज में, मतलब कुल मिलाकर के 14 सिटीज, जिसमें आप यहाँ पे दिया हुआ है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इस तरह से आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो टोटल 14 सिटीज में इसको लागू किया गया। 2010 आते आते इन 14 सिटीज के अलावा पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये आप ये कह सकते हो कि 2005-6 लगातार प्रोग्रेस होता रहा, और 2010 आते आते कोई भी जगह इसमें कोई भी रीजन भारत का नहीं छूटा था भारत स्टेज 3 के केस में। ये यूरो 3 पे बेस्ड है। बाद में हम अगर बात करें भारत स्टेज 4 की, तो ये यूरो 4 पे जो है बेस्ड है, और ये 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया। 2017 में जाकर के इसको नेशन वाइड जो है एप्लीकेबल किया गया। अब आपको समझना है भारत स्टेज 5 को जो है इसमें स्किप किया गया, जो कि यूरो 5 पे बेस्ड हो सकता था। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो टाइम था जब भारत, मतलब यूरो 5 के जो भी नॉर्म्स थे वो भारत के केस में उतने जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि रेगुलेशन ठीक नहीं लग रहा था।
गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब दौर ये है, टाइम ये है कि हमें सीधा सीधा यूरो 6 को फॉलो करना चाहिए, और इसीलिए भारत स्टेज 5 को भी जो है स्किप कर दिया गया और सीधा यूरो 6 के बेस पे भारत स्टेज 6 लाया गया। ठीक है, तो ये जो है 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2019 और 2020 तक आते आते ये जो है पूरे देश में जो है लागू किया गया। 2018 में इसको दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, 2019 आते आते जो है एनसीआर में जिसको लागू कर दिया गया, बाद में 2020 तक जो है अप्रैल 2020 तक ये पूरे देश में लागू हो गया। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी ने मुझे पूछा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, ये चार्ट को रट्टा मार लो, याद रख सकते हो याद रख लो, समझ सकते हो समझ लो, जो करना है करो, लेकिन ये चार्ट आपको याद होना ही चाहिए, है ना। इसका हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चार्ट से ही पूछ लेगा, अगर आपको ये चार्ट याद है तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलो वन बाय वन जो है सभी स्टेज के बारे में हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशन रखा गया है भारत स्टेज फर्स्ट में, और मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिमिटेशन को चार्ट के हिसाब से आप लोग को बताऊंगा। भारत स्टेज 1 जो है ये कंट्री में पहली बार, देश में पहली बार इमिशन नॉर्म्स है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अरे यार, इंट्रोड्यूस इन 2000 विथ रेफरेंस टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। अब इसमें देख सकते हो कि लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए अलग, टू व्हीलर के लिए अलग, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स डीजल के लिए अलग। तो ये पेट्रोल के लिए है, ये डीजल के लिए है। इसमें दो चीजें बताई गई, स्पेशली तीन चीजें इसमें है। एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है पीएम पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जो पार्टिकल है वो, और साथ में हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों के साथ में एक साथ जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्म्स को लेकर के। तो लिमिट रखा गया इसमें 2.72 ग्राम पर किलोमीटर। ठीक है, 2.72। तो यहां पे बस एक डेटा ये याद रख सकते हो, पर किलोमीटर के हिसाब से ये इसी यूनिट में चलता है, तो बस इसको याद रखना है ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2.7, बस इतना याद रख लो, 2.7, है ना। और हाइड्रोकार्बन याद रखना है 0.97। अब बार बार ग्राम पर किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। और पेट्रोल के लिए आप याद रख लोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, डीजल के लिए सिमिलर है और टू व्हीलर के लिए टू ही है। तो आप देख सकते हो पहला जो स्टेज है उसमें टू व्हीलर के लिए टू ही को जो है क्या रखा गया है, लिमिटेशन रखा गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे डीजल के लिए 2.72 सिमिलर है, यहां पर भी सिमिलर है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीएम पार्टिकल का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो 0.14 से लेकर 0.25, तो 0.14 आप याद रख सकते हो। देखो इसका लिमिटेशन जो है 2.7 से लेकर के 6.9 तक है, लेकिन जनरली जो है कहां से स्टार्ट हुआ है ये ज्यादा पूछता है। तो आप चाहो तो ये पूरा लिमिट याद रख सकते हो, अदरवाइज जो है इनिशियल वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। भारत स्टेज 2 की बात करें तो भारत स्टेज 2 जो है 2001 में इसको लागू किया गया, 2005 तक जो है पूरे देश इसमें आ गया था। अब अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली पहली बार सल्फर के कंटेंट को लेकर के बात की गई है और उसको लिमिट किया गया था 500 पीपीएम तक। ठीक है, 500 पीपीएम तक जो है इसको हर फ्यूल में सल्फर की कंटेंट को जो है इसमें लिमिटेशन किया गया था। तो ये खास तौर पे आपको याद रखना है, ये भारत स्टेज 2 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले भारत स्टेज 1 में इसके बारे में क्लियर कट बात नहीं की गई थी। With the arrival of this stage, the car manufacturing companies had to make necessary change in carburetor। कार्बोरेटर में जो है नेसेसरी चेंज करना पड़ा, सिंपल सी बात है, उसका एक रीजन था सल्फर कंटेंट को लेकर के लिमिटेशन को। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले में ये जो लिमिट है वो 2.2 हो गया, पिछले बार 2.7 था, इस बार 2.2 हो गया। ठीक है, टू व्हीलर जो 2 था उसको हाफ कम कर दिया गया, मतलब 1.5 हो गया, और जो डीजल के लिए है इसको 1 कर दिया गया और 1.5 तक इसका लिमिट रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मामले में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में, तो ये जो पहले 0.9 था, वो जो है 97 था, वो 0.5 तक इसको कर दिया गया लिमिटेशन इसका। ठीक है, बाकी आप चाहो तो डीजल के लिए भी आप याद रख सकते हो 0.7 है, तो ये 0.5 और डीजल के लिए 0.7। ठीक है, इसको 1.2 पेट्रोल के लिए और 1 से लेकर के 1.5 तक जो है डीजल के लिए। तो ये पेट्रोल, ये डीजल।
और देखो यार, मैं आपको चार्ट पूरा प्रोवाइड किया हूं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने हिसाब से एक चार्ट बना लेना जिसमें पेट्रोल और डीजल को और टू व्हीलर को अलग अलग करके जो बेसिक जितने भी लिमिट्स हैं उसको अपने हिसाब से लिख लो। कई बार क्या होता है ना, जब आप खुद अपने हाथ से लिखे रहते हो कोई चीज को, तो वो थोड़ा बेहतर आपको समझ में आता है, थोड़ा याद रहता है। और इस तरह के कंटेंट में जब जनरली जो है इमेजिनेशन भी काम आता है, तो थोड़ा खुद लिख के प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये याद हो जाएगा। और अगर जिसको याद है पहले से, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। चलो, अगर हम भारत स्टेज 3 की बात करें तो भारत स्टेज बेसिकली जो है 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और भारत स्टेज 2 में जो पॉल्यूशन के जो केसेस है वो बढ़ रहा था, तो उसको कम करने के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया भारत स्टेज 3 को। इसमें जो है स्मोक को लेकर के, जो स्मोक इमिशन है डीजल व्हीकल को लेकर के, उसको कंट्रोल करने की बात कही गई है। इसीलिए आप देखोगे कि डीजल के जो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको बहुत कम कर दिया गया था, लिमिटेशन को 0.6 कर दिया गया था। ठीक है, ये जो 2.2 था ये 2.3 में आ गया था पेट्रोल के लिए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो कि पिछले बार की तुलना में क्या फर्क आया है। तो भारत स्टेज 2 में जो है 2.2 से लेकर के 5 तक का लिमिटेशन था, 2.2 से 5 तक का। लेकिन इस बार जो है इसका एक ही वैल्यू सेट किया गया है जो कि सीधा 2.3 ही है, इसका मैक्सिमम लिमिट ही है, इसमें कोई लिमिटेशन में जो है गैप नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ भारत स्टेज 3 में जाकर के। अब ज्यादातर जो गैप है उसको इस बार हटा दिया गया है, मतलब भारत स्टेज में सारे गैप्स को हटा दिए गए और एक सेट वैल्यू इसमें जो है लाया गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें पहली बार हाइड्रोकार्बन को अलग, नाइट्रस ऑक्साइड को अलग कर दिया गया, और हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड के लिए अलग वैल्यू दिया गया है। तो ये चीज भी आपको जो है याद रखना है। भारत स्टेज 3 में ये पहली बार हुआ जब सारे गैप्स हटाए गए और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए अलग से वैल्यू भी सेट किया गया। टू व्हीलर के जो वैल्यू है उसमें जो है हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड को अलग से नहीं रखा गया, ना ही पीएम पार्टिकल्स की बात की गई है। इसके लिए सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 1 का वैल्यू सेट किया गया। भारत स्टेज 4 की बात करें तो इसको जो है 2017 में जो है पूरे देश में जो है लाया गया भारत स्टेज 4 को। ठीक है, और 2017 यहाँ पे बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब कि नेशन वाइज जो बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, अदरवाइज 2010 से इसको इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है एक चीज को याद रखना है कि एट प्रेजेंट व्हीकल्स ऑफ दिस स्टेज हैज बीन बैंड इन सिटीज लाइक दिल्ली, एंड इट हैज बीन एडवाइज्ड टू डिस्ट्रॉय व्हीकल्स विच आर मोर देन 20 ईयर ओल्ड। इसी भारत स्टेज 4 में यह बात कही गई है, और स्पेशली दिल्ली में जो है इसके जितने भी भारत स्टेज 4 को फॉलो करने वाले, नॉर्म्स को फॉलो करने वाले व्हीकल्स हैं उसको अब कंप्लीटली बैन कर दिया गया है ना। साथ ही साथ 20 साल से जो ज्यादा के वो हैं व्हीकल्स, उसको डिस्ट्रॉय करने का एडवाइस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो ये सिर्फ एडवाइस है, लेकिन डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कंपलसरी इन्फॉर्मेंस नहीं लाया गया। लेकिन हाँ, बैन कर दिया गया है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की हालत अभी ब्रीदिंग कंडीशन के लिए और एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत खराब है बाकी देश के मामले में। इसके लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सीधा सीधा 1 का लिमिट इसमें रखा गया है, और टू व्हीलर के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो कि पिछले बार में 1 था, इसको 1.97 तक इसको रखा गया है। जो लाइट व्हीकल के लिए जो डीजल का है उसको हाफ कर दिया गया है ना। इसके अलावा जो है अब इस स्टेज में कंप्लीटली इसको हटा दिया गया है, पीएम पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन के लिए पेट्रोल का यहाँ से इसको हटा दिया गया, और इंडिविजुअल जो है इसके लिए लिमिट लाए गए, हाइड्रोकार्बन के लिए 0.1 और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 0.08। बात करते हैं लास्ट और लेटेस्ट जो हमारा भारत स्टेज 6 है। चलो 10 मिनट और देखते हैं, लास्ट है हमारा। दिस इज द लेटेस्ट स्टेज करेंटली, एंड भारत स्टेज 6 BS6 इज बीइंग यूज्ड फॉर एमिशन लेवल इन ऑल व्हीकल्स। हर एक व्हीकल्स के लिए जो है भारत स्टेज 6 अभी लागू है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया पूरे देश में 2020 को लेकर के। ठीक है, लाया गया था इसको पहली बार 2018 में। देखो याद रखना है ना, कई बार जो है नेशन वाइड यहाँ पे पूछता है, तो इसलिए याद रखना है देश में कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो पूरे देश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया अप्रैल 2020 में, और आज के डेट में पूरे देश में ये लागू है। तो वो जो चार्ट है उसको याद रखना है कि कब पहली बार दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया गया, कब उसको एनसीआर में इंक्लूड किया गया, और कब देश में, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला कि वो चार्ट को हर हाल में आपको याद रखना ही है। चलो अगर हम बात करें तो एक चीज है, इन 2016 द गवर्नमेंट हैड बैन टू implement BS6 directly after BS4 instead of the implementation of BS5। तो ये 2016 में ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया गया,
बैन बोल दिया क्या यार, अनाउंस्ड बोलना था, ठीक है। अनाउंस किया कि अब BS5 को एप्लीकेबल नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, BS4 के बाद में सीधा BS6 जो है डायरेक्टली अप्लाई किया जाएगा या इंप्लीमेंट किया जाएगा। In India, only BS6 standard vehicles will be available in the market from April 2010 2020। आज के डेट में भारत के मार्केट में सिर्फ जो है BS6 स्टैंडर्ड वाले व्हीकल से आपको मिलेंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल है बेचने के लिए, सेल के लिए। बट दोज हु आर ऑलरेडी ड्राइविंग BS4 व्हीकल्स विल नॉट रिमूव्ड और स्टॉप्ड। जैसे दिल्ली में तो बैन किया गया है, लेकिन भारत के जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि हर हिस्से में जो है इसको रिमूव नहीं किया गया है ना। ओनली न्यू व्हीकल्स विल बी अवेलेबल विथ BS6 इंजन, ठीक है। सिर्फ नए व्हीकल्स BS6 इंजन के साथ में मिलेंगे देश के हर हिस्से में। भारत स्टेज 6 की अगर हम बात करें तो इसके लिए पहली बार MG में जो है कुछ डेटा आपको याद रखना है। जो व्हीकल्स है ये जो हाइड्रोकार्बन के मामले में है और नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में है, तो दो डेटा आपको खासतौर पे याद रखना है। पेट्रोल व्हीकल्स के लिए जो है नाइट्रस ऑक्साइड को 60 mg पर किलोमीटर किया गया है, और BS4 का जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है वो जो है पहले ये व्हीकल जो है 80 mg पर किलोमीटर था, ठीक है। अभी जो है आप नाइट्रस ऑक्साइड का जो है यहाँ पे देख सकते हो, डीजल इंजन के लिए अभी भी ये क्या है 80 mg पर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 80 mg पर किलोमीटर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, 60 mg पर किलोमीटर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और 80 mg पर किलोमीटर जो है डीजल व्हीकल्स के लिए है यहाँ पे। इसके अलावा जो है PM जो पर्टिकुलेट मैटर है, PM मैटर है, उसके लिए जो है लिमिट किया गया पेट्रोल व्हीकल्स के लिए इसको 4.5 mg पर किलोमीटर, मतलब कि ये है आपका। और सिमिलर जो है व्हीकल्स के लिए भी जो है डीजल के लिए सिमिलर वही चीज है, टू व्हीलर के लिए भी वही है PM पार्टिकल का 4.5 mg पर किलोमीटर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा, मैंने कल भी इसको बताया था कि अब जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि स्मोक को लिमिट किया गया है, तो डीजल जो व्हीकल्स है उसमें जो है पेट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा जो है स्मोक का जो है इमिशन होता है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS6 देयर विल बी ओनली नॉमिनल डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स रनिंग ऑन द पेट्रोल और डीजल। ये जो BS6 स्टैंडर्ड आए हैं जिसकी वजह से अब जो है कंबस्टन इंजन में बहुत सारे जो है अलग अलग जो है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, और फाइनली जो है अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम स्मोक के मामले में या पॉल्यूशन के मामले में बात करते हैं तो। दिस विल रिड्यूस एमिशन बाई 68% फ्रॉम डीजल व्हीकल्स एंड 25% फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल्स। तो ये डेटा याद रखना है, कितना कम हो जाएगा, 68% डीजल के लिए और 25% जो है पेट्रोल के लिए ये जो एमिशन है वो कम हो सकता है। Based on this data, we can estimate that the amount of sulfur in BS6 fuel will be 5 times less than BS4। तो BS4 का जो स्टैंडर्ड था उसको कंपेयर करें अगर BS6 से, तो BS6 में कम सल्फर होगा लगभग 5 गुना, ठीक है, जिससे कि हमारा स्मोक पॉइंट और उसका जो पॉल्यूशन है ये सब चीजों पे उसमें फर्क पड़ेगा। क्या ये एक्सपेंसिव होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेंसिव होगा। उसका सिंपल सा रीजन है, इंजन में बहुत सारे जो है उसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, उसके कंबस्टन इंजन में, कार्बोरेटर में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, जिसकी वजह से BS6 स्टैंडर्ड जो व्हीकल्स होंगे वो एक्सपेंसिव होगा। जनरली इसमें बोला गया है कि जो इंजन बनाया गया है उसके कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो BS6 जो है ज्यादा स्ट्रांग है, पॉल्यूशन को लेकर के ज्यादा अवेयर है या ज्यादा जो है एफिशिएंसी उसमें है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सपेंसिव होगा, ड्यू टू which the company will be forced to increase the price of vehicles. It is estimated that BS6 vehicles will be costlier 15%, 15% ज्यादा जो है महंगे हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो फ्यूल है वो भी जो है महंगे हुए हैं, और आज के डेट में पेट्रोल और डीजल के बीच में जो प्राइस है वो ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क इसमें रुपीज में अगर हम देखें तो पाए जाते हैं। दिस में अफेक्ट द पॉपुलरिटी ऑफ डीजल कार्स। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर डीजल कार पहले क्या होता था, एक तो सस्ता पड़ता था डीजल कार, ठीक है, दूसरा जो है डीजल कम रेट में मिलता था पेट्रोल के बजाय। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से लोग जो है डीजल कार खरीदते थे। अब कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के फर्क में, प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, कार के वैल्यू में भी ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए जो है प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए जो है डीजल कार जो है उसकी पॉपुलरिटी में कमी आएगी। हालांकि उसके भी जो है
अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशन खोजे जा रहे हैं। गेट मोर माइलेज, क्या माइलेज ज्यादा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका माइलेज पे इफेक्ट आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें एक क्लेम किया गया है कि माइलेज पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन BS6 में कुछ नॉर्म्स ऐसे रखे गए हैं कि अब जो फेक जो क्लेम किया जाता है कंपनीज के द्वारा माइलेज को लेकर के, उसको लेकर के अब थोड़ा सा एक रूल्स और पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। Considering the way of number of vehicles on the roads in India is continuously increasing, vehicles with BS6 engine will prove to be very useful। आगे चल करके ये इंजन जो है यूजफुल होगा और भारत में पॉल्यूशन को लेकर के एक बेसिक जो पॉलिसीज है वो स्ट्रांग होगा। खैर, अभी तक यार देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जाहिर सी बात है पॉल्यूशन पे उतना ज्यादा इफेक्ट उसका दिखा नहीं है, और जाहिर सी बात है क्योंकि वो कंबस्टन इंजन नहीं है, इलेक्ट्रिक इंजन है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से बिल्कुल भी वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका पॉल्यूशन पे या उसका एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई एक इफेक्ट होगा। लेकिन अभी उस पे उतना ज्यादा कुछ भी नॉर्म्स के लेकर के पॉलिसी को लेकर कुछ बनाया नहीं गया है। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है एक्ट को लेकर के, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हीकल्स को लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।